वही मैं सोच रहा था यार कि मंडे नाइट रॉ से पहले ट्रिपल एच ने किसी शो को बड़ा चढ़ा के बता दिया, तो अब शो में कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है उसका आइडिया पहले से लग गया था। और ये घुमा फिरा के जे ऊसो रोमन रेंस के पीछे कैसे पड़ जाता बार बार। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जो कि कंसिडर किया जाना चाहिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के बाद ये रॉ का पहला एपिसोड था। और देखो, अगर आप चैनल पर रिव्यूज डेली देखने के लिए आ जाते हो जब भी शोज होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और एक बार चेक कर लेना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए या फिर नहीं, क्योंकि वैसा करके आपको सीधा रेसल चैटर की वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। कोई बहुत ऐसी बात नहीं बताई मैंने जो आपको नहीं पता होगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको दिखता है कि पॉल हेमन और निक ऑल्डेस बैक स्टेज, सॉरी एडम पियर्स होते हैं बैक स्टेज से। और ये स्टार्टिंग में भी नहीं था, ये बैकस्टेज का एक सेगमेंट था सिर्फ, जहां पे सीधा सवाल एडम पियर्स यही पूछ रहे हैं पॉल हेमन और उनकी गैंग से कि भाई वो जो मिस्ट्री वाला बंदा है वो कौन है, जल्दी जल्दी बता दे। तो पॉल हेमन ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं हमेशा गिल्टी ही क्यों होता हूं जब तक इनोसेंट खुद को प्रूव ना कर दूं मैं। तो वो क्लियर इस बात से अपना पत्ता काटने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जीरो आइडिया है कि वो मास्क हुडी पहन के जो बंदा आया है वो कौन आया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि ये जो हमारा ब्रॉन ब्रेकर है इसने सीएम पंक को पिन किया है वॉर गेम्स में, तो इसके बारे में शायद हमको ज्यादा बात करनी चाहिए। जिसके बाद ये सारे के सारे बंदे लॉकर रूम में जाते हैं और एक बहुत ही सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट हमको पता चलती है, जो कि हम बात कर रहे थे रेसलमेनिया के मैच के बारे में। उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जब इस सेगमेंट की बात होगी। बट जो शो की स्टार्टिंग थी भाई वो क्या थी और शो की एंडिंग आज क्या थी, मैं क्या ही बात करूं इसके बारे में। शो की स्टार्टिंग में रिया रिप्ली और ईओ स्काई आती है, जहां पे वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने मैच जीत लिया है, वॉर गेम्स वो जीत चुकी हैं, उनकी जो हालत है अभी वो खराब है, लेकिन जो फाइट है वो भी ओवर नहीं हुई है। और वो सीधा सीधा उन चैंपियनशिप की बात करती हैं जो कि अभी कबूकी वॉरियर्स के पास है, और उन्होंने उनको कॉल आउट किया कि भाई निकल के आओ, हमको मैच चाहिए। जिसके बाद निकल के आती हैं शार्लेट फेयर और एलेक्सा ब्लिस। आके उन्होंने यही बोला कि अपना जो बदला है उसको तुम बाद में लेना, क्योंकि वो चैंपियनशिप हमारे पास आनी चाहिए। इसके बाद रिया रिप्ली और ईओ स्काई की टीम ने बोला कि देखो हम तुम्हारे रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्टफुली अब तुम्हें साइड लग जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बस की तो है नहीं उन्हें हराना। जिसके बाद यहां से मैच सेटअप करते हैं कि अब इन दोनों टीम्स के बीच में मैच होगा और जो जीत गया वो आगे जाएगा विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। जिसके बाद शो के मेन इवेंट में ही इन्होंने मैच डाल दिया। भाई यार, इतना कोई बेवकूफ गधा आदमी कैसे हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज वाला तुम्हारा शो हुआ है, तुम्हारे वहां पे कई ऐसे मूवमेंट्स तुमने दिए हैं जिसके बारे में लोग ट्यून इन करेंगे मंडे नाइट रॉ को देखने के लिए, और तुम हमें देते हो शो की स्टार्टिंग में ये वाला सेगमेंट और शो के मेन इवेंट में फिर ये टैग टीम वाला मैच। ये पता नहीं भाई, तुम कितना ही कह लो विमेंस डिवीजन को भी हम एलिवेट करके ऐसे दिखाना चाहते हैं वैसे दिखाना चाहते हैं, दिखाओ भाई, किसने मना किया, हम भी उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन उसका एक सही तरीका होता है, सही टाइम होता है करने का। वो टाइम और तरीका मुझे आज की मंडे नाइट रॉ में बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अभी मैच हुआ इनके बीच में, वो इस मैच में जो पिन ब्रेक वाले जो सीक्वेंस थे वो बड़े मस्त थे, जैसे नेचुरल सिलेक्शन और सिस्टर एबिगेल के ऊपर जिससे फिर वो पिन उन्होंने ब्रेक करवाया था। और उसके बाद रिपटाइड मून सॉल्ट के ऊपर भी जिस तरीके से शार्लेट फिर ऐसे बिल्कुल रैम करते हुए लेके जाते हैं रिया रिप्ली को, वो कूल स्पॉट था। लेकिन मैच में कबूकी वॉरियर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो गया। बेली लायरा वाल्किरी ये भी निकल के आती हैं, लेकिन एंड में इनको स्टैंड टॉल करवाना था जजमेंट डे को, क्योंकि निकल के आती हैं रकेल रॉड्रिग्वेज, रॉक्सेन पेरेज और साथ में लिव मॉर्गन। जिसके बाद इन्होंने जब चैंपियनशिप ऐसे उठाई भी ना, तो पहले रॉक्सेन को ऐसा लगा कि जैसे कि लिव मॉर्गन को चाहिए होगी ये चैंपियनशिप, लेकिन लिव मॉर्गन ने बोला नहीं बहन, इस चैंपियनशिप को तू ही रख अपने हाथों में। और उसके बाद उन बेल्ट्स को ये रेज करते हैं। तो ये शो का मेन इवेंट था आज का, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मुझे इसके बारे में मेन इवेंट की तरह से ट्रीटमेंट देनी चाहिए, इसके बारे में ऐसे बात करनी चाहिए। इसके बाद शो पर मैच आता है जे ऊसो वर्सेस एले नाइट के बीच में। और भाई क्या हो गया इस मैच में, इस मैच में ये हुआ है कि जे ऊसो ये वाला मैच जीते नहीं और एले नाइट को इस मैच में विक्ट्री मिल गई है। ये कैसे, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है सही में हो चुका है। सबसे पहले तो स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी आज के मैच में जे ऊसो के स्पीयर को, जिसको मैं हग नाम बुलाता हूं, लेकिन आज वो हग भी नहीं है, उसका इसके आगे वाला जो नाम है आप लोग समझ जाओ वो क्या है। इतना बुरा भाई, जे ऊसो को थोड़ा अपने मैचेस को दोबारा से जाके देखना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं मैचेस के अंदर। और ये कोई नेगेटिव ये नेगेटिव बात है, क्रिटिसिज्म है, कोई हेट्रेड नहीं है किसी बंदे के लिए। इस चीज के ऊपर सही में जे ऊसो को काम करने की जरूरत है। तो एंड के सीक्वेंस में यही होता है कि उन्होंने किक किया, अपना उसके बाद हग मारा, उसके बाद स्प्लैश किया, जिसके बाद एले नाइट ने किक आउट कर दिया। और किक आउट तो कैसा किया उन्होंने कि उन्होंने वहीं से पलट दिया जे ऊसो को, और उन्होंने यहां पे विन सिक्योर कर लिया लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट में, और जे ऊसो को वो हरा चुके हैं। देखो सेम मैच में
दो कैसे शॉकिंग मूवमेंट हो गए। एक तो एले नाइट जो कभी जीतता नहीं बड़े मौके पे, और जे ऊसो जो कि कभी हारता नहीं बड़े मौके पे, थैंक्स टू हमारे ट्रिपल एच। लेकिन यहाँ पे सेम दोनों ही चीजें एक मैच के अंदर हो गई। और इसके बाद जे ऊसो का जो बिहेवियर था, हमने क्रैश आउट देखा है जे ऊसो का, वो प्राइम हाइड्रेशन का जो स्टेशन होता है उसको पूरी तरीके से जे ऊसो ने पलट दिया, और जे ऊसो ने सिर्फ ये मूव पुल नहीं किया। इस मंडे नाइट रॉ में एक और इंटरेस्टिंग चीज करी जे ऊसो ने, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग थोड़ी देर में। बट नेक्स्ट निकल के आती है जजमेंट डे, और यहाँ पे पूरी टीम होती है जजमेंट डे की, सिर्फ लिव मॉर्गन नहीं होती अभी। और यहाँ पे आके डोमिनिक मिस्टेरियो यही बोल रहे होते हैं कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, मैंने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को हरा दिया है, तो मैं सबसे बड़ा लूचा डोरे बन चुका हूँ। कहते मैं अपनी टीम के बिना नहीं कर पाता, इनके 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 इन सब के बिना नहीं कर पाता, लेकिन एक बंदी है जिसके बिना तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और वो फिर इंट्रोड्यूस करते हैं लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन निकल के आती है, क्राउड ने अच्छा रिएक्शन दिया लिव मॉर्गन को, क्योंकि बहुत टाइम के बाद दोबारा से फैंस लिव मॉर्गन को देख रहे हैं। वो कहती हैं कि मैं वापस आ चुकी हूँ। शायद एक बार को जॉन सीना जजमेंट डे के लिए रेडी होकर आया होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि मैं भी आ सकती हूँ। और मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जजमेंट डे वीक हो चुकी है, अब हमारे पास चैंपियनशिप भी नहीं है, अब मैं वापस आ गई हूँ, तो सब कुछ अब से बदलने वाला है। और उसके बाद वो कहती हैं कि वन मोर थिंग, और उसके बाद उन्होंने चांटा लगा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो लगा ओ क्या टर्न यहाँ पे फिर से हो गया, लेकिन ये शायद आपको बार बार देखने वाला है, क्योंकि यही चीज़ उन्होंने पीएलई में भी करी थी सर्वाइवर सीरीज में, और वही चीज़ उन्होंने मंडे नाइट रॉ में आके भी कर दी है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने जंप किया है और अपना प्यार जताया है अपने प्यारे डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए। क्राउड को सही में लगा कि शायद एक बार फिर से टर्न हो गया है कुछ लिव मॉर्गन का, लेकिन वैसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ प्लान था नहीं। बैक स्टेज से हमने कुछ मल्टीपल सेगमेंट्स भी देखे, जहां पे एडम पियर्स जाके बात करते हैं रेफरी से कि जरा पता लगाओ बैक स्टेज, तुम घूम के देखो कि वो जो हुडी में आके बंदे ने अटैक किया था वो बंदा कौन था। और हर कोई सेथ रॉलिंस का ही नाम ले रहा है वहां पे। वो कहते हैं कि बिना ब्रेस के वो था, तो लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि इतना एथलेटिक कैसे हो सके। मैंने डॉक्टर से ही बात कर लिया है, तो एटलीस्ट चलो जेकब फाटू वाली स्टोरी लाइन की तरह नहीं हुआ है यहाँ पे। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्चुअल में यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करी। और आपको लग रहा होगा भाई ये क्या बात मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली सर्वाइवर सीरीज का इतना बड़ा एंगल है, तो ये मास्क मैन हुडी मैन की बात तो होती, लेकिन इस समय कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से कभी भी स्टोरी लाइंस को ड्रॉप कर देते हैं, तो धन्यवाद देंगे ट्रिपल एच का कि एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पे इस चीज की लाज रख ली है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली वर्सेस कोफी किंगस्टन एक्जेवियर वुड्स के बीच में, न्यू डे के बीच में। और भाई इस मैच के एंड में हुआ क्या, ये ऐसा मूव परफॉर्म करने के लिए आपको सुपरस्टार्स की अच्छी केमिस्ट्री तो चाहिए चाहिए, साथ में इलीट लेवल की इन रिंग कैपेबिलिटीज भी आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि ड्रैगन ली ने जिस तरीके से कोफी को स्टॉम्प किया वो रोप्स के ऊपर, और वहीं से ऐसे ऐसे कूद कैसे हुआ, मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कैसे बॉडी का फंक्शन हो सकता है कि कोफी किंगस्टन ऐसे आए कि वो सीधा स्टाइल्स क्लैश वाली पोजीशन में ही फिट हो गए एजे स्टाइल्स की बॉडी में। भाई क्या इसके लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे इस चीज की तारीफ करने के लिए। फिर उन्होंने स्टाइल्स क्लैश के साथ जो ये मैच है उसको जीत लिया है। पता नहीं यार न्यू डे के साथ तो बहुत गलत हो गया, इससे बढ़िया तो ये बेबी फेस ही थे। कहाँ हम बोल रहे थे बहुत टाइम से बेबी फेस, एक बार फिर से इनको हील रन देना चाहिए। ट्रिपल एच ने घंटा केयर नहीं करी है इस न्यू डे वाली फैक्शन के बारे में। वो बिगी वाला एंगल सिर्फ उन्होंने वो जो एनिवर्सरी हुई थी उसलिए डाला था, उसके बाद से उस वाली स्टोरी लाइन को भी चौपट कर दिया गया। अब इसके बाद शो पर निकल के आती है विजन, जहां पे थे पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड एंड लोगन पॉल। और लोगन पॉल को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब शायद वो एक परमानेंट पार्ट ही हो चुके हैं इस विजन का। सबसे पहले मेंशन करते हैं पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को, उनको शाउट आउट देते हैं। ये भी अगेन डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक बकवास बात लगती है कि जब मोमेंटम बन रहा होता है और पता होता है कि अब ठीक है एक सही लेवल की थोड़ी हाइप आ गई है, अब इसके ऊपर और चढ़ते हैं, ये पूरा ही मामला खत्म कर देते कि हो तो गया, अब क्या इतना ऊपर जाना, ऊपर आ चुके हैं। तो इसलिए आज शो पर ब्रॉक लेसनर भी नहीं थे, एक्सपेक्टेड भी नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेड इसीलिए नहीं था क्योंकि हमको आदत हो गई है कि भाई ये बंदे थोड़ी आएंगे शोज पे, पीएल ही हुआ है तो क्या हो गया, अगला तो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड ही है। शाउट आउट देते हैं ब्रॉक को कि वो स्टिल बीस्ट है। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बोलते हैं कि उस बंदे के साथ बिजनेस करना एक प्लेजर रहा। ब्रॉनसन रीड की सुनामीज के बारे में बात कर रहे हैं, लोगन पॉल को सोशल मीडिया मेगा स्टार बोल रहे हैं, लेकिन आज जो सारी अटेंशन है वो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर थी। और भाई ब्रॉन ब्रेकर ने क्या मस्त प्रोमो कट किया है। ऐसा ये मैं कह रहा हूं कि वो जो रियल फीलिंग है डब्ल्यूडब्ल्यूई को देख के थोड़ी लाइफलेस सी नजर आने लगती है बहुत सारी स्टोरी लाइन के अंदर, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर की आप डेडिकेशन जरा देखो जो हमने इस प्रोमो में देखी है। तो सबसे पहले तो पॉल हेमन ने यह बताया कि 5 जनवरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड 2026 को जो होगा, जो 1 साल की एनिवर्सरी की तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स, वहां पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर
चैलेंज करने वाले हैं सीएम पंक को, जबकि अभी से कल तक ही हम यही सुन रहे थे मेडलिस्ट चिचा की तरफ से कि ये मैच WWE रेसलमेनिया में करना चाहती है। ये सेम नहीं हो गया लास्ट ईयर की तरह की, जैसे हमको लग रहा था कि सेथ और सीएम पंक का मैच होगा रेसलमेनिया में, लेकिन वो मंडे नाइट रॉ पे कर दिया। अब अगेन वैसे ही ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक के रूमर्स आ गए थे कि ये रेसलमेनिया में होगा, इसको भी ये मंडे नाइट रॉ में करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा अब। लेकिन जब माइक आता है ब्रॉन ब्रेकर के पास, सबसे पहले उन्होंने अपने ग्लासेस हटाया और कहते हैं कि देखो मैं अपसेट हूं, इस बात से नहीं कि वो जो हुडी वाला बंदा आया था उसने मेरा मूवमेंट खराब कर दिया, बल्कि इस बात से कि इतना आसान था सीएम पंक को पिन करना। मैंने तो इसके बारे में क्या क्या सुना था, लेकिन ये तो एक सॉफ्ट एस बिच है, ये बोलते हैं सीएम पंक के लिए ब्रॉन ब्रेकर, और क्राउड ने उस पर रिएक्शन भी दिया। और वो यही बोलते हैं कि इस बंदे के जो सारे रोने धोने हैं ना, वो तो खत्म भी नहीं होते, क्योंकि इसके घर में ही इससे बड़ी जो स्टार है वो इसकी वाइफ है। ऐसा करके उन्होंने शॉट भी ले लिया। ये बातें पहले सेथ रॉलिंस के लिए बोली जाती थी, लेकिन अब ये सीएम पंक के लिए भी इजीली बोली जा सकती है, क्योंकि एजे ली इज नाउ बैक। और उसके बाद वो यही बोलते हैं कि 5 जनवरी को जो मैच होने वाला है ना, ये एक डिफरेंट फाइट होने वाली है। तूने मुझे मेरा करियर खत्म करने की कोशिश करी, वो जो बुरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर अपनी नेक के बल पर गिर गए थे, कहते हैं सो आई एम। और उसके बाद जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रोकी, जैकेट उसके बाद जो उन्होंने गुस्से से उतारी है, कहते हैं मैं तेरी लाइफ बर्बाद करने वाला हूं, तबाह करने वाला हूं। मैं भूला नहीं हूं तूने मेरे को बैक स्टेज क्या बोला था, जब तूने बोला था कि क्या बड़े लोगों के बीच में भी जो थोड़ा हाई स्टेटस रखते हैं उसके सामने तू प्रोमो कट कर सकता। तो मान ले कि प्रोमो कट हो चुका है, अब तुझे मेरे से हारने के बाद ही पता चलेगा कि बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है। और जिस इंटेंसिटी, जिस अग्रेशन के साथ में ब्रॉन ब्रेकर ने प्रोमो डिलीवर किया है, माइक कट भी किया है, लोगन पॉल भी कुछ ना कुछ माइक से अप्रिशिएट करते हुए बोलते हुए जाते हैं, और जो पूरी विजन है वो क्लैप करती है ब्रॉन ब्रेकर के लिए, और ब्रॉन ब्रेकर वहां से गुस्से से चले ही जाते हैं। तो इस लेवल की आपको जो है ना डेडिकेशन या फिर मोटिवेशन दिखानी चाहिए जब आप किसी स्टोरी में इन्वेस्टेड हो, जो कि फैंस को भी फिर एक्साइट करती है कि अगर कोई बंदा अपने स्टोरी को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है। और वो चीज बहुत बढ़िया तरीके से ब्रॉन ब्रेकर ने करी है। तो अब इनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होगा ऑन मंडे नाइट रॉ, और आई थिंक वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको बताएगा कि ये रोड टू रेसलमेनिया तक जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है उसका सीन किस तरीके से रहने वाला है। इसके साथ साथ एक बैक स्टेज सेगमेंट भी आता है जो कि लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का था, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई अब वो डोमिनिक के पास है तो रे का उसको लेके क्या कहना है। लेकिन यहाँ पे निकल के आता है लोगन पॉल और वो कहते हैं कि मैं 6'3" हूँ और तू 3'6" है, आईसी टाइटल विजन को बिलोंग करता है और तुझे स्टेप डाउन कर लेने की जरूरत है, अब तेरी उम्र निकल गई है। अब इसके बाद रे मिस्टीरियो का आया गुस्सा, कहता नहीं हटा तो बता क्या कर लेगा। और उसके बाद उन्होंने खिंचा के एक थप्पड़ भी जड़ दिया है, जो कि ये बता रहा है कि अब ये लोगन पॉल और ये जो हमारे रे मिस्टीरियो इनके बीच में कुछ फ्यूड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। देखो लोगन पॉल किसी स्टोरी में आते हैं तो अगेन वो मोटिवेटेड दिखते हैं, जो कि फिर मेरे को तो इंटरेस्ट दिलाती है उनकी स्टोरी लाइन में, भले ही थोड़े अगर वो लो लेवल की या फिर कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो मतलब मेन तड़का लगा के ना भी कर रहे हो, तो वो लोगन पॉल उसको आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देते हैं। इसके बाद शो पर मैच आता है लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का गुंथर वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच में। और आज जिस तरीके से सोलो सिकोवा इस मैच को हारे हैं, ये तो ऐसा लगा कि ओ तुम सोलो सिकोवा को ऐसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो होता क्या, देखो एक तो गुंथर देखो इनकी मैच में भी जो स्टोरी है वो कितनी बढ़िया चल रही है कि वो जो स्पाइक है उसी को ट्विस्ट कर रहे हैं बिल्कुल गुंथर की, ताकि ये जो स्पाइक अपना हिट ना कर पाए। स्पिनिंग सोलो के ऊपर किकआउट किया गया है, उसके बाद ही सोलो सिकोवा ने स्प्लैश मारा था, तो उस कॉम्बो वाले मूव के साथ भी गुंथर ने किकआउट किया। टर्न बकल रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सोलो सिकोवा को ऐसा लगता है कि वो फायदा उठा लेंगे, क्योंकि टाला टोंगा रिंग साइड पर ही होते हैं। लेकिन रेफरी ने उस चीज को देख लिया है, और जब उधर बिजी हो गया रेफरी, तो इस बात का फायदा गुंथर ने उठा लिया, क्योंकि उन्होंने लो ब्लो हिट करा सोलो सिकोवा को, और इसके बाद अपना पावर बम हिट करके वो इस मैच को जीतते हैं। तो देखो ये सोलो सिकोवा को ऐसे क्लीन भी पिन कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि सोलो सिकोवा का कैरेक्टर उन्होंने कोई ऐसा प्रोटेक्ट करके रखा है, लेकिन अचानक से पता नहीं कहां से आता है ट्रिपल एच के दिमाग में कि आज शायद सोलो सिकोवा को ऐसे नहीं हराना चाहिए। भाई अब जो चिड़िया है वो खेत चुग चुकी है। इस वाले सोलो सिकोवा के कैरेक्टर और इसकी एमएफटी का जो एकदम से हाइप बनी थी, वो तभी आपको ऐसी चीज एग्जीक्यूट करनी चाहिए, तो उसके बाद से आपने लल्लू पंजू बना दिया, तो ये चीज़ें डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये सही है कि आप इसे यूज़, अच्छा है कि सोलो सिकोवा ऐसे पिन नहीं हुआ, लेकिन अब शायद जो मामला है वो थोड़ा सा लेट हो चुका है। और वो जो जे ऊसो के रोमन रेंज के पीछे पड़ने के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आज के शो को मैं 3 स्टार रेट करूंगा। शायद मैं इस वाले शो को ज़्यादा रेट कर सकता था, लेकिन क्योंकि ये सर्वाइवर सीरीज़ के बाद का शो है, और भाई यहाँ पे आपको कुछ अच्छी चीज़ें करनी होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं बहुत अच्छी चीज़ें करनी होती हैं। तो ठीक तो WWE ने चीज़ बुक करी, बट वो जो हाइप है उसको ख़त्म करने का काम काफ़ी हद तक किया है इस मंडे नाइट रॉ ने, तो 3 स्टार से ज़्यादा मैं इसको रेट दूंगा नहीं। और अब बात करते हैं जे ऊसो के बारे में, जो कि वो
रोमन रेंज से कुछ लेनी देनी करना चाहते हैं। तो भाई जब ये मंडे नाइट रॉ में जे उसो हार गया तो बैक स्टेज जैकी रेडमंड के साथ इंटरव्यू होने के लिए शायद शेड्यूल था, लेकिन जे उसो थोड़ा बावरा सा हो गया। तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि मास्क वाला बंदा कौन था, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। फिर बोलते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एकदम से जे उसो जाने के बाद आते हैं और वो मेंशन करते हैं रोमन रेंज की वो स्टेटमेंट को जहां पे उन्होंने बोला था कि जो टाइटल हैं वो उनके शोल्डर पे ज्यादा अच्छे लगेंगे, नॉट माइन। यानी जे उसो को इस बात से प्रॉब्लम है कि रोमन रेंज ने ये कैसे बोला कि उसके ये जो दोनों टाइटल्स हैं वो उसके शोल्डर पे बढ़िया लगेंगे, जबकि चेज में जे उसो भी हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और इंटरेस्टिंग मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाता हूं जो कि बड़ा मस्त नोटिस किया इस फैन ने। यहाँ पे ये एक कैमरा का शॉट है सर्वाइवर सीरीज से, और एक तरफ रिंग में है कोडी रोड्स और सीएम पंक जो कि वर्ल्ड चैंपियंस हैं, और रोमन रेंज की भी चेज है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और दूसरी तरफ है फैमिली क्योंकि यहाँ पे हैं जिमी और जे उसो। बहुत ही एक इस वाले कैमरा एंगल से आप बोल सकते हो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू ने टेल करने की कोशिश करी है। और ये कंफ्यूजन तो भाई पागल कर दिया इन लोगों ने। कभी लगता है कि रोमन सीएम पंक से बिल्कुल नफरत करता है, फिर उसके बाद वो उठा भी लेता है, मदद भी कर देता है सीएम पंक की। फिर कभी जे उसो सुनता है रोमन रेंज की और वो सीएम पंक के पीछे पड़ जाता है। फिर कभी जे उसो नहीं सुनता रोमन रेंज की और रोमन रेंज भी कभी जे उसो को पसंद करता है, कभी वो पसंद नहीं करता। तो पता नहीं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पॉल हेमन इसको बैठ के देख नहीं रहे कि भाई ये तो कोई डायरेक्शन नहीं लग रही। जब ऐसा लगता है मुंह उठा के किसको किसको ना पसंद करना है पसंद करना है, उस वाली स्टोरी को वहीं पे शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जे उसो के कैरेक्टर में बहुत तगड़ा ट्रांजिशन आने वाला है, और जो पॉसिबली होने वाला है उनके हील टर्न के लिए। और इसमें भी ये रोमन रेंज को लेके आ गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जे उसो का आज कोई मतलब इतना बनता है इस चीज को मेंशन करने का, लेकिन डेफिनेटली इस वाली स्टोरी लाइन को एक ग्रो करना चाहते हैं जो कि रोमन रेंज और जे उसो की है, और जिसके बारे में हम लोग पहले से काफी बात भी कर रहे हैं कि एक तगड़ा कैरेक्टर में ट्रांजिशन होके जे उसो और रोमन रेंज के बीच हमको पंगे दिखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आज वो जो जे उसो की स्टेटमेंट थी उसने इसी चीज का काम किया है। लेट्स सी आगे स्टोरी कैसे चलती है। बाकी भाई इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डेली आता है। 8 सालों से भी ज़्यादा हो चुका है हमको ये काम करते हुए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।